हिंदी साहित्य हमेशा जो लिटरेचर का विषय है ना इस समय यूपीएससी में बहुत हिट क्यों है, उसके पीछे की बात समझिए। क्योंकि लिटरेचर में हिंदी साहित्य में कॉपी चेक करने वाला भी हिंदी माध्यम का होगा, ठीक। इंग्लिश माध्यम के विषय से इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। आप कोई भी विषय ले लें, जैसे आप हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, उसमें कॉपी वही चेक करता है जो इंग्लिश मीडियम का होता है, वही हिंदी मीडियम की भी कॉपी चेक करता है। इसलिए नंबर की मार्किंग में ऊपर नीचे बार बार होगा। एक बार किसी ने नंबर पा लिया 260, अगले बार पाएगा 220, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसके अगर आप देखें तो दो हिस्से हैं, हर ऑप्शनल में होते हैं, इसमें भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में यहां पर एक हिस्सा है भाषा खंड और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये एकदम मैथ के तरह से है। भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिंदी भाषा का, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, अवहट, पुरानी हिंदी और हिंदी, ये इसका डेवलपमेंट। एक निश्चित पैटर्न पे चीजें हैं। 40-50 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, उसी पे हम बात करेंगे, उसी को तैयार कर लेना है और वही वहां पे लिखाना है और वही क्वेश्चन बार बार आता है। समझ में आई बात? उतार देना है वहां पे कि कब कहां क्या विशेषता है। जैसे हमने कहा कि यहां पर अगर हम देखते हैं आरंभिक समय में हिंदी भाषा के कौन कौन सी चीजें थी, तो उसी के 8 पॉइंट हैं, उन्हीं को वहां पे जाके उतारना है। मैथ की तरह से नंबर मिलता है, मतलब ये खंड जो है 125 नंबर का और ये खंड 125 नंबर का, तो ये पेपर कितने के नंबर का हो गया? 250 का होगा। अब यहां समझिएगा, इस खंड से लगभग 90 नंबर लाए जा सकते हैं। कितने नंबर? और भी ज्यादा लाए जा सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, जैसे जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड का होगा, जिसका दिमाग थोड़ा सा बिल्कुल शार्प होगा कि उतार ही देगा वहां, तो और ज्यादा नंबर ला सकता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, एक लड़का है प्रदीप कुमार द्विवेदी, 345 नंबर इंग्लिश मीडियम का है, 345 500 में। हिंदी साहित्य प्रदीप कुमार द्विवेदी 345, गंगा सिंह राजपुरोहित 315। यह विषय है काम का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नंबर आएंगे कहां से। आपको यहां पर आप सब बैठे हैं सेलेक्ट होने के लिए। ऑप्शनल की बड़ी भूमिका होती है सिलेक्शन में। अगर आपने ये सोचा कि हमको अच्छा लगता है वही विषय ले लें, लेकिन उस पर मार्किंग अच्छी नहीं हो रही है। आप हिंदी माध्यम के इस बार का रिजल्ट देखिए, लगभग 11 से 12 बच्चे हिंदी साहित्य से हैं और जो भी बच्चे हैं अन्य विषयों से। अकेले लगभग 50% से ज्यादा रिजल्ट हिंदी साहित्य का। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्किंग और इसकी अप्रोच बिल्कुल साफ है। इसके बाद इसमें आ जाइए हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या है। अभी हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं इसकी। हर विषय का साहित्य होता है, जैसे ज्योग्राफी का भी एक इतिहास होगा, है ना, वैसे ही आपके समाजशास्त्र का भी इतिहास होगा। वैसे हिंदी साहित्य कैसे डेवलप हुआ, उसका इतिहास क्या है। इसमें आपकी अभिव्यक्ति की बात है, मतलब यहां आप जो लिखेंगे मौलिक लिखेंगे। हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो आपको मौलिकता प्रदान करता है कि आप एकदम वही बात ना लिखें जो मैंने आपको लिखाई। आप वहां पर स्वतंत्र होकर उस विषय पर अपना विश्लेषण करें। कॉमन फैक्ट हैं सबके पास, उन्हीं कॉमन फैक्ट्स पे आप भी बात रखो। तो हिंदी साहित्य कोई सिद्धांतिक पेपर नहीं है कि आप यहां पे सिद्धांत लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। केवल इस खंड को छोड़ दो तो बाकी आप अपनी कलम को स्वतंत्र छोड़ सकते हैं। आप लिखिए अच्छी भाषा शैली, कुछ उदाहरण,
आपको नंबर मिलेगा। यहां पर चूंकि आप अपने जो मौलिकता से लिखते हैं तो यहां पर आपके 70 से 80 नंबर के बीच में आने की संभावना रहती है। 70 से 80 नंबर यहां पे हम ला सकते हैं। तो टोटल कितना नंबर हो गया? 160। इसीलिए फर्स्ट पेपर में आप जब भी किसी लड़के को उठा के देखेंगे, हमेशा फर्स्ट पेपर में उसका नंबर ज्यादा ही रहा होगा, जो भी टॉपर्स हैं। हमें मेहनत पेपर 1 पे ज्यादा करनी है। मतलब अगर हमने पेपर 1 पे 160 प्लस नंबर उठा लिया, तो दूसरे ऑप्शनल के लोग अभी सोचते रहेंगे अब फर्स्ट पेपर से ही लीड कर जाएंगे। यहां तो दोनों पेपर मिला के भी 200 नंबर नहीं आ रहा है। उठा के नंबर देखिए ना आप, हमारी बातों पे मत जाइए, आप एनालिसिस करो। हम तो ये जितनी बातें करें एनालिसिस पे करते। अगर आपने पेपर 1 में 160 ले आए तो पेपर 2 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें आपको उपन्यास भी पढ़ने हैं, कहानी पढ़नी। वहां से अगर हम 140 नंबर भी ला दें, 130 नंबर भी ला दें, है इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पर सामग्री बहुत ज्यादा है। 6 महीना मैं कहता हूं, इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपको सारी बुक्स पढ़वाता हूं। जो भी बुक्स है वो पढ़ना। पेपर 1 में तो नंबर आ जाएगा, लेकिन पेपर 2 में क्या होगा कि आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। उपन्यास सारे पढ़ने पड़ेंगे, कहानियां आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप नहीं पढ़ेंगे तब भी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जो हिंदी की आत्मा है आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और वहां जो भी कॉपी चेक करते हैं, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं प्रोफेसर, तो मुझे पता है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि मजा सा आए, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो हल्के स्तर पे आप लिखोगे बहुत ज्यादा, कोचिंग का बहुत अपडेट, तो फिर उनको लग जाएगा कि आप जो हैं पहले पेपर में नंबर ले आएंगे लेकिन दूसरे पेपर में नंबर नहीं आएगा। इसलिए टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। उपन्यास पढ़ लेंगे हम। उपन्यास आपने पढ़ा था ना जब मैंने पढ़ाया था। उपन्यास पढ़ लेंगे, कहानियां सारी पढ़ लेंगे। एक दुनिया समानांतर में जितनी कहानियां इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो तुम हिंदी साहित्य में घंटों घंटे पढ़ते रहोगे, तुम्हारा मन बोर नहीं होगा। ऐसा विषय है। क्या अभी आ रहे हैं? आ रहे हैं। उपन्यास क्या है? उपन्यासों की अगर देखो, सबसे पहले अगर हमने उपन्यास कहा तो उपन्यास का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है। और यूरोप में अगर उपन्यास था तो उसके लिए फिर क्या शब्द था? नोवेल वहां कहते थे। और जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके आने के बाद भारत में भी उपन्यासों की परंपरा शुरू हुई। मैं आपको जब अभी तो उपन्यास पे आ ही नहीं रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। उपन्यास पे जैसे प्रश्न आए तो सबसे पहले उपन्यास आया कहां से? तो यूरोप की एक पूरी जो अवधारणा है वहां पर इसके लिए एक शब्द था नॉवेल। और जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत में एक नया बुद्धिजीवी वर्ग आया और उस बुद्धिजीवी वर्ग ने उसी नॉवेल से यहां पर उपन्यास की परंपरा शुरू हुई। ठीक है। और इस उपन्यास में सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, खूब उनके उपन्यास हैं, जैसे गोदान है, गबन है, रंगभूमि है ना, कर्मभूमि है, खूब है। आपको जो पेपर 2 है, पेपर ये तो हो गया पेपर 1। पेपर 2 में आएंगे तो आपके सामने एक चीज आएगी, पद्य की व्याख्या, और आएगा आपके सामने गद्य की व्याख्या और इससे जुड़े प्रश्न। इससे जुड़े प्रश्न यही है इसमें सेगमेंट। अब यहां पर पद्य की व्याख्या में कबीर, सूर, तुलसी के पद, उसमें मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्या लिखना होता है। संदर्भ, कहां से उठाया गया, उसका प्रसंग, व्याख्या और विशेषताएं। 4 पॉइंट, काम खत्म। हर चीज पे नंबर बने हुए हैं। आपने संदर्भ सही लिखा तो 2 नंबर, जो गलत लिखा कट हो गया। आपने व्याख्या सही लिखी है, आपका संदर्भ गलत है, आधे नंबर तभी मिल जाएंगे। मतलब आपके नंबर मिलने की संभावना बनी रहेगी। ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है कि ये होता है ऐसा। जब आप पेपर उठा के एनालिसिस करेंगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें तो आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आता है कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो कबीरदास ने लिखा है। यहां
थोड़ा सा गद्य में आएगा, क्योंकि उपन्यास से पूछ लेगा, बहुत सारे उपन्यास हैं तो उसमें बीच बीच से उठाएगा। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो लेखक का नाम लिखने से बच जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है। वहां पे लेखक का नाम जो नहीं लिखेंगे, ये बताएंगे कि यहाँ पे इन पंक्तियों में इस तरह के विचार रखे गए हैं, और यहाँ पर लेखक जो सूर्य के समान चमक रहा है, ये है वो है, ये है लब्बाजी। थोड़ा सा वो किया, फिर उसके बाद उसी से व्याख्या कर दिया देख के। तो हिंदी साहित्य आपके पास होने का विकल्प जो है सामान्य शब्दों में दे देगा आपको, लेकिन ये एक ही दो में कर पाएंगे आप। जो गलत लिखने से अच्छा है कि हम ना लिखें नाम, इससे इंप्रेशन ठीक पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको नहीं पता होता फिर भी लिख देते हैं, इससे बचना है। तो ये जो व्याख्या है यहां पर हमें तीन बातें हैं, एक तो संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा उसकी व्याख्या, और चौथा उसकी जो विशेषताएं हैं। और उसमें भी विशेषताएं में क्या क्या, एक तो संवेदनागत विशेषता। तो संवेदना क्या होता है कि मूल भाव कैसे कहा गया, मतलब मूल भाव क्या है, अगर कोई व्याख्या है उसमें मूल क्या है, और मूल भाव के साथ उसको कैसे प्रस्तुत किया गया, उसको कहते हैं शिल्प। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक तो वो मूल व्यक्ति है, ठीक, लेकिन जब वो अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, उसको क्या कहते हैं, शिल्प पक्ष। ठीक, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं हूं, अपने से मैं बताता हूं कि मैं हूं एक इकाई, लेकिन जब मैं अपने आप को तैयार करता हूं, अपने बाल को अच्छा करता हूं, तो ये क्या है, इसको कहते हैं शिल्प पक्ष। तैयार, हाँ, जो शिल्प पक्ष का मतलब होता है कि कोई कविता में क्या रस है, क्या छंद है, क्या अलंकार है, क्या प्रतीक है, इनका प्रयोग कैसे हुआ है, कविता में सुंदरता क्या है, कविता पढ़ने में बिंब बनता है कि नहीं बनता। जैसे अगर हमने कहा कि देखो यह बंधुवर सामने यह जो भूधर, मतलब ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां पर कोई चीज है सामने, यह जो भूधर, तो आपके सामने एक चित्र बना कि यहां पे कोई बात सर बता रहे हैं। कविता को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है वो पक्ष कहलाता है शिल्प पक्ष। क्योंकि पूरे हिंदी साहित्य में यही आएगा, एक तो संवेदना पक्ष और दूसरा शिल्प पक्ष। इस पे समझ हो गई तो आप हर जगह आंसर लिख ले जाएंगे। हम लोग हर टॉपिक पे बात करते हैं तो ऐसे ही तो बात करते हैं कि संवेदना पक्ष क्या है, मतलब मूल कहानी क्या है, कैसे प्रस्तुत किया गया है, वो क्या होता है, शिल्प पक्ष। क्या होता है, बहुत बढ़िया, यही है आपका पेपर। इसके आगे हम धीरे धीरे और खोलेंगे। अभी केवल एक मोटी मोटी बात आपको समझाई जिससे दिमाग में ये बैठे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अभी हम पेपर 1 के इस हिस्से पर बात कर रहे हैं, इसमें भी हम काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। तो अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो घबराना मत, हम हैं यहाँ पे, हम समझा भी देंगे, ठीक है।